1857 रिवॉल्ट क्यों हो रहा था उसको पहले समझने की हम कोशिश करते हैं, क्या क्या इसके कारण थे। तो उसके पहले एक और चीज आप लोग देख लीजिएगा कि अंग्रेज उस समय तक भारत में कहां तक अपना पैर पसार चुके थे। एंड एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि गवर्नर जनरल वाला मैंने बताया था कि एक लंबा चौड़ा अपन एक लिस्ट बताएंगे, शुरू से लेके रॉबर्ट क्लाइव से लेके आपका वॉरेन हेस्टिंग, कर्नवालिस, वेलेस्ली, ठीक है, वॉरेन आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, विलियम बेंटिक्स एंड ऑल एवरीथिंग वहां पर हम देखने वाले हैं। देन यहाँ पे डलहौजी, डलहौजी के बाद फिर कैनिंग्स, कैनिंग के बाद और जितने लिटन, रिपन, ठीक है, मिंटो, फिंटो एंड ऑल, ऐसे करते करते पूरा हम लोग इरविन करते हुए लिनलिथ गो, वेवेल एंड ऑल, सबसे लास्ट में अपन इधर माउंट बेटन तक जाके हम इसको फिनिश करेंगे। तो एक अलग से चैप्टर होगा, वो डेडिकेटेड होगा। बट यहाँ पे एक और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझिएगा कि ये जो बंदा है जिसका नाम था डलहौजी, आपने पढ़ा था पिछले बार में, पूरी चीजें नहीं पढ़ी है, कुछ कुछ जो पॉलिसीज वाला पार्ट पढ़ा था, 1848 से लेके 1856 तक रहेगा। बट मुझे एक चीज बताओ कि भाई क्रांति तो 1857 में हो रहा है, 1857 में हो रहा है, डलहौजी तो 56 में जा चुका है। तो ऐसा भी तो होता है ना कि आपने आग पहले लगा दी, लेकिन जब आपको पता चला कि आग सुलग रही है, आग धधक रही है, आग भड़क रहा है, फिर उसका जो प्रतिक्रिया है वो थोड़े बाद में होता है। नहीं समझा आपने? जैसे मान लेते हैं ये आप लोग के साथ भी होता होगा, सुन लो, आप लोग जब किसी के साथ रिश्ते में, रिलेशन में रहते हो, है ना, अब आप भाई 2 साल से हो, 3 साल से हो, 4 साल से हो, 5 साल से हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन अचानक आपको एक दिन मूड होता है कि आज तो खत्म, ब्रेकअप सीधा, वो टूरी जिससे नहीं, मोला तो कुछ नहीं चाहिए, मोला तो बस लड़का चाहिए, वैसा नहीं है, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करने का भाई, हो गया, बहुत खत्म, बहुत किचकिच करता है तू। तो वो अचानक से नहीं होता है, वो पिछले कई महीनों से, कई सालों से चला आ रहा होता है, लेकिन एक इमीडिएट रीजन हो जाता है। इमीडिएट का मतलब होता है तात्कालिक कारण। समझ आ रहे हैं ना? फिर कुछ ऐसा दिखता है कि सारी चीजें फिर घूम घूम के अंदर से याद आने लगती है। हाँ, तूने उस दिन, उस जगह, उस समय मेरे साथ ऐसा किया, मुझे वैसा किया, तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, तूने मेरे ये वो दुनिया जहान की चीजें होती है। तो ये इमीडिएट रीजन था जिसके कारण ये ज्वाला जो है भड़कती है, क्रांति की ज्वाला भड़कती है ना। उस इमीडिएट यानी कि तात्कालिक कारण की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले की जो बैकग्राउंड की जो चीजें वो यहां पर आपको बता रहा हूं मैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हुई थी। तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा था आप देखिए, 18 आपका 48 में सबसे पहले तो ये हड़प नीति लेके आता है। कौन सी नीति भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था। मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति को। याद करो, 3 टाइप की स्टेट्स की अवधारणा होती है, 3 श्रेणी था। पहला श्रेणी जिसमें आप हड़प नीति अप्लाई, मतलब आप उनके राज्य एनेक्स नहीं कर सकते थे। दूसरे जिसमें किया जाता था लेकिन थोड़ा सा विचार विमर्श करते थे, थोड़ा सा देख लेते थे। और तीसरा वो था जिसको डायरेक्ट हड़प लेते थे। कब? जब उनके दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्टेड सन ना हो। तो हमको बेसिकली जो थर्ड कैटेगरी उसके बारे में हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन ऊपर की 2 कैटेगरी नहीं पढ़ाई जाती। मैंने कल पूरा आपको डिटेल में बताया था। इसके अलावा आपको वो भी बता देते कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। तो एक इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी। अवध को इन्होंने क्यों एनेक्स कर लिया था? क्योंकि उसको लगता था कि वहां पे कुशासन है, ठीक से आप गवर्नमेंट वहां पे चला नहीं पा रहे, इसलिए हमने उसको हड़प लिया था। इतनी सारी चीजें यहां पर दिख रही थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज्यादातर वही राज्य आगे आएंगे इस रिवॉल्ट में जिसको अंग्रेजों ने, या यूं कहे कि ईआईसी ने परेशान कर रखा था। और ये बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है आप समझना। मान लेते हैं, है ना, 4-5 ऐसे लोग हैं जो मेरे से परेशान है या जो मुझसे चिढ़ते हैं, और 4-5 ऐसे लोग हैं जो मेरे से अच्छे या मधुर संबंध हैं। तो एक चीज बताओ, अगर मेरे खिलाफ किसी को रिवॉल्ट करना होगा या मेरे खिलाफ किसी को आना होगा, तो वो कौन लोग आएंगे? जो मेरे से चिढ़ते हैं, हाँ या ना? जो मुझसे प्रेम करते हैं या जिनके साथ मैं प्रेम करता हूं या जिनके साथ मेरे मधुर संबंध है, वो आएंगे क्या? वो नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये रेड कलर का जो आपको सीन यहां पर नजर आ रहा है, लाल कलर की चीजें आपको दिख रही हैं, ये दिख रहा है, तो ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भारतीय सीमाएं। तो भाई ब्रिटिश बोलने का ये मतलब नहीं, देखो उन्होंने पूरे ब्रिटिश में, मतलब पूरे इंडिया में कब्जा कर रखा था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया ब्रिटिश के अधीन है, यहाँ पर ये पूरा, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे पूर्णा वाला जो एरिया है ये इनके पास, सूरत और पुणे तो पहले दे दिया गया था, आपको बताया गया था। इसके अलावा ये आरकोट एरिया इनको दिया गया था। मैसूर जो है वो सहायक संधि के तहत इनके पास था। निजाम अंग्रेजों के पास नहीं था, बट सहायक संधि के तहत था। तो ये मैसूर क्यों जाएगा, ये निजाम क्यों जाएगा, है ना?
ये इन लोग क्यों, इन लोग कोई नहीं आए थे, जो भी थे वो यहाँ के लोग थे, सेंट्रल इंडिया के लोग और स्पेशली नॉर्थ के लोग आए थे। ना ही यहाँ से कोई विशेष कोई आया, ना ही साउथ से कोई आया, ना ही एक्सट्रीम वेस्ट से कोई आया। जो भी थे वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया वाले लोग थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि पूरे इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हालांकि इसको कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ इतिहासकार इसको नकारते, ना ही ये पहला है, ना ही ये आपका स्वतंत्रता से प्रेरित था, ये कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी, यानी कि यह केवल एक सिपाही विद्रोह मात्र था। हमारे ही बहुत सारे इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार, भी पढ़ेंगे उन सब के बारे में, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये आप दिमाग में बैठा के चलिए। अच्छा, ये सब उनका एनालिसिस है, हम ऐसा कुछ नहीं करें, वी आर जस्ट टीचर भाई। हम तो आपको केवल जो चीजें उन्होंने कही, जो चीजें उन्होंने बताई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति का एक डार्क साइड भी है जो बहुत कम किताबों में मिलेगा या बहुत कम टीचर्स बताते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं डार्क साइड मतलब कुछ तो ऐसा इन्होंने किया था कि ये एकदम ज्यादा भड़क गया था। इसके बाद अंग्रेज कुछ ज्यादा ही मतलब हिंसक हो गए थे। मतलब ठीक है, उन्होंने तो गलत किया है, मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है, अंग्रेजों ने तो गलत किया था, ये इसमें 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 कोई ऐसा खंडन नहीं है। किंतु कुछ ऐसी भी चीजें हो गई थी ब्रिटिश इंडियंस के द्वारा अंग्रेजों के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उस घटना की भी हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इस 1857 रिवॉल्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया बहुत सारे पिछले कारण थे। पहले कारण की मैंने बात कर ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, हड़प नीति थी। इसके अलावा ये हमारे रिलीजियस पॉलिसीज पर भी बहुत सारे कंट्रोल करके रखे थे। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, हमारे धार्मिक का मतलब, जैसे कहा गया था कि भाई जैसे कोई हिंदू है तो तुम तिलक नहीं लगाना या कान नहीं छेदाना, कोई मुस्लिम है तुम लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते, और भी बहुत सारी, मतलब जो रिलीजियस चीजें होती हैं जो एक रिलीजियस व्यक्ति फॉलो करता है, उस पर भी क्या किया जा रहा था, कहीं ना कहीं खंडन किया जा रहा था। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज करी गई थी हम इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ इंडियंस को लगता था कि यह गलत है। जैसे उदाहरण के तौर पे सती प्रथा पे बैन लगाया गया, अभी पढ़ेंगे आज मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। तो सती पे बैन कब लगा था, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था। कब था याद करो, 1829, 1829, अभी पढ़ेंगे इन सब चीजों को। 1829 याद करो। इनको लगा कि यार अपने हमारी इतनी परंपरा, इतनी सदियों से चली आ रही परंपरा को क्यों आपने बैन किया। हमने विधवा पुनर्विवाह इंट्रोड्यूस किया, याद करो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ेंगे अभी। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये अच्छी चीजें थी, ऐसा नहीं कि बुरी चीज, ये अच्छी चीज, ये सब अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी ये चीजें हजम नहीं थी कुछ लोगों को। उसको मुद्दा बना दिया गया, कह रहे नहीं यार ये इन लोग हमारी चीजों पे, हाँ इधर समझ आ रही, ये ऐसा नहीं करना था कि अगर कोई तिलक लगा रहे तो उसको आपने मना किया, अगर कोई दाढ़ी रख रहा है आपने उसको, ये तो गलत था, नहीं करना चाहिए भाई, वो उसकी आस्था, उसका श्रद्धा के विषय। बट ये कौन से आस्था, कौन सा श्रद्धा हो गया, ये कौन सी ऐसी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो इसको भी उन्होंने आधार बनाया कि आपने हमारे रीति रिवाजों पे ठेस पहुंचाया, आपने हमारी इन सदियों से चली आ रही परंपराओं को आपने खत्म किया, इसको आधार बना लिया गया। जैसे अभी आजकल वोट का मतलब चुनाव में मुद्दा बना लेते हैं, बोलते हैं कि आप ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे। खुद की पार्टी को तो देख लो, खुद की पार्टी में तो रेपिस्ट लोग बैठे बैठे पड़े हैं, उनको आप वोट देते हो और लोग जिता भी देते हैं उनको, है। आपकी पार्टी के लोग हैं 50 सालों तक तिरंगा नहीं फहराते हो, लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हो। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं अभी सत्ता पे, है ना। वैसे इन लोग भी थे, कुछ लोग थे जिनको लगता था कि हमारे साथ गलत हुआ है करके, और इसीलिए इन्होंने इन सारी चीजों को धीरे 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 मुद्दा बनाना शुरू किया। इसके अलावा जमींदारी भी बहुत लंबे स्तर पर चल रही थी, तो जमींदारी का विरोध तो था ही था। अभी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारे किसान विद्रोह होंगे, बहुत सारे आपके जनजाति विद्रोह भी होंगे, तो वो सारे रिवोल्ट भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ रिवोल्ट है जो 1857 के पहले होंगे, कुछ रिवोल्ट है जो 1857 के जस्ट पहले होते हैं, बिल्कुल पहले होंगे, 54, 55, 56 ऐसे मिलेंगे। और कुछ ऐसे रिवोल्ट है जो उसके जस्ट बाद होते हैं, जैसे नील विद्रोह अगर आप देखेंगे तो वो 1857 के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे रिवोल्ट, ये सारे क्रांति जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं धीरे 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 एक आग की तरफ फैल रहे होते हैं। बट अभी भी कोई आगे नहीं आता। आगे कब आते हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा। इन लोगों के मन में ना एक लाइक क्या बोलते हैं, रूमर्स फैलता है, यानी कि एक अफवाह फैलता है। वो अफवाह सही था गलत था ऐसा कुछ नहीं पता, बट खाली कि एक मूवी में दिखाया गया है, उसमें सही दिखाया गया था। इन लोगों को ना एक ट्रेडिशनल राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का यूज करने के लिए कहा जाता है। और इस राइफल में जो एक चीज होती है जिसको हम लोग जानते हैं कारतूस, कारतूस का मतलब होता है जो गोली उसमें डाली जाती है।
अब वो जो कारतूस होता है उसका बाहर एक शेल होता है, शेल यानी कि कवर, उस कवर को छील के दांत से काट के निकालना होता था। सर दांत से ही क्यों, हाथ से क्यों नहीं भाई? एक हाथ में बंदूक रखे हो तो कैसे करोगे? ऐसे पॉसिबल नहीं है। दांत से तुरंत होगा, तब आप गोली उसमें डाल सकते हो। और उस कवर में लगा होता था गाय और सूअर की चर्बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एनफील्ड राइफल हुआ करता था, इसमें किसकी किसकी चर्बी थी? गाय और सूअर की चर्बी। बोला ठीक है सर, इससे क्या दिक्कत है? सैनिक लोग तो वैसे भी मांस खाते थे, नॉन वेजिटेरियन तो थे ही, तो दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था कि गाय पवित्र थी किसके लिए? हिंदुओं के लिए। किसके लिए पवित्र थी? हिंदुओं के लिए। सूअर ये हराम था मुस्लिमों के लिए, पवित्र नहीं हराम, हराम का मतलब पसंद नहीं था उनको, है ना? तो किन के लिए? मुस्लिमों के लिए। अब आप समझिए, जो पवित्र चीज है हम उसको भी मुंह नहीं लगा सकते, मतलब ऑब्वियसली उसकी चर्बी को कैसे मुंह लगाओगे? और जो हराम है हम उसको भी नहीं कर सकते। हराम का मतलब क्या होता है? हराम का मतलब ये होता है कि भाई वो चीजें तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक ऐसी फैमिली है जिन लोग नॉनवेज नहीं खाते, अब आप बोलोगे कि नहीं भाई तेरे को सुबह तो अंडा ही दूंगा मैं, तेरे को सुबह ही चिकन खाना पड़ेगा तेरे को, तो कैसे खा पाएगा? पॉसिबल नहीं है। जो चीज उन लोग मुंह नहीं लगाते उसको दांत से काटना पड़ता था। तो ये चीजें बाद में देखते तो उनको समझ आता है कि हाँ ये बात तो सही है, और ये बिल्कुल ट्रिगर कर जाता है। और जैसे ये ट्रिगर करता है तो सबसे पहले याद रखिएगा 1857 का जो रिवॉल्ट की जो शुरुआत होगी वो होता है बैरकपुर छावनी में। कहां पर होगा? बैरक, मेरठ में हम बाद में आएंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरठ से, जो एक बड़े स्तर पे जो शुरुआत होगी वो तो मेरठ से होती है, लेकिन इसका जो इनिशिएशन होगा, इसके जो कारण होगा, वो जो शुरुआत है वो कहां से होता है? तुम्हारा बैरकपुर से होगा। ये बैरकपुर में कौन था, क्या था? आइए इसके घटना की हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बैरकपुर में एक बंदा था जिसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल, अच्छा बैरकपुर कहां पर है ये भी याद रखना, बैरकपुर है बंगाल में। बैरकपुर कहां पर है? बंगाल में। अब ध्यान से समझना, इस कड़ी को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बैरकपुर कहां पर है आपका? बंगाल में। और मेरठ कहां पर है? यूपी में। एक बार मैप में फिर से दिखा देता हूं। बैरकपुर कहां पर है आपका? बंगाल में। इधर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं मैं, है ना? ये सारी चीजें आई गेस आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाद में इसको देख के लिख लीजिएगा। तो बैरकपुर कहां पर दिखा भाई तुमको? बैरकपुर दिखा बंगाल में। मेरठ कहां पर है? मेरठ है तुम्हारा यूपी में। बोले सर फिर ये कैसे, इनका लिंकिंग कैसे हो गया? उसी को समझाने वाला होगी। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये तुमको दिख रहा है, ये बैरकपुर है, इधर है कलकत्ता में बैरकपुर। और ये यहाँ पे रहा, कहाँ गया भाई? ये इधर आपको दिल्ली के पास यहाँ पर मिलेगा आपको मेरठ, ये मेरठ। और यहाँ पर ये बैरकपुर। बैरकपुर में एक इन्फेंट्री थी, ठीक है। और यहाँ पे एक सैनिक था, एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था ये? मंगल पांडे था। और ये एक और चीज आप लोग जरूर याद रखना, यहाँ पे जितने भी सिपाही होते थे, सिपाही का रेशियो होता था इंडियन सिपाही, साथ ही साथ आपके ब्रिटिश सिपाही, इंडियन और ब्रिटिश, जिसमें से ब्रिटिश सिपाही का रेशियो जो है इस दौरान कम होता था, इंडियन सिपाही का रेशियो ज्यादा होता था। और इंडियन सिपाही कौन होते थे? ज्यादातर आपके किसान के बेटे। आज के समय भी आप जाके देखना, जो आर्मी में अपनी सेवाएं देते हैं वो ज्यादातर लोग कौन होते हैं? गांव के बच्चे, गांव के लड़के लोग रहते हैं, शहर के भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आप जाके देखिएगा गांव के बच्चे होते हैं। और गांव के बच्चे मतलब वो किसान के बेटे होते हैं मैक्सिमम। पहले तो होता था, आज के समय में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, बट पहले बहुत मिलेगा, और अभी भी है रेशियो, ऑब्वियस सी बात है, ये बात आप मानते हैं सभी। तो ये किसान के बेटे होते थे। मंगल पांडे भी उन्हीं में से कोई एक था। अब क्या होता है, जैसे इनको पता चलता है कि ये चर्बी वाले कारतूस यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, मतलब ऐसा कारतूस जिसमें पूरा मीट ये सब चीजें लगी हुई है, तो उन्होंने क्या करा, सीधा मार्च में एक अपने जो बटालियन होता है, जो सैनिक का एक रेंज होता है, वहां पर उन्होंने बोला कि भाई एक एक तरीके से विद्रोह कर दिया कि ये सब चीजें नहीं चलेगा। और बात नहीं सुनने पर फिर एक ऑफिसर को जो है वो गोली वोली या फिर उसको सीधा डिसमिस, ठूस देता है। और ये जब घटना होती है, देखो एक विद्रोह करना भी अपने आप में बहुत बड़ा लाइक उनके लिए गुनाह जैसा रहता है, उनके लिए एक सजा के जैसा होता है। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेज जो कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 8 अप्रैल को उनको सीधा फांसी की सजा दे दी जाती है। 8 अप्रैल को उनको क्या कर दिया जाता है? फांसी की सजा दे दी जाती है। 8 अप्रैल को जब फांसी की सजा दिया जाता है तो बाकी के जो सिपाही रहते हैं, अन्य जो सिपाही रहते हैं, वो भी थोड़े से आक्रोशित हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब ये घटनाक्रम हो रहा था, तो धीरे 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 याद रखना, ये पूरी जो भड़क है, ये पूरी लहर है,
ये कहाँ तक पहुंच गई थी? ये पूरे मतलब पूरे भारत में, स्पेशली इस बेल्ट के होते हुए मेरठ तक। और तब जाके मेरठ के जो सिपाही थे, मेरठ के जो आपके सैनिक लोग थे, उन लोगों ने फिर ये विद्रोह का मेन सूत्रपात किया, जिसको हम लोग 9 मई की रात, एक्चुअली 10 मई बोलते हैं लेकिन इस कहानी को समझिएगा, है ना। एक्चुअली हुआ ये था कि 9 मई को रात में ही इन लोग सब के सब क्या करते हैं, निकलते हैं। कहां से निकलेंगे? मेरठ से, बेटा याद रखना, कहां से निकलेंगे? मेरठ से निकलेंगे, ठीक है। और जैसे ही पहले तो इन्होंने राइफल को उपयोग करने से इनकार किया, बहुत सारे लोगों को सजा वजा भी हो जाती है, और सारे सिपाही फिर निकल के और आसपास के अन्य लोगों को लेके ये लोग दबे रात है ना, सीधे रात में कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। और फिर 10 मई को, 10 मई को, याद रखना, ये जो बादशाह रहते हैं वहां पे, बादशाह का नाम क्या है आपका? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर को बोलते हैं कि भाई तुम हमारा नेता बनो। और मजे की बात यह है कि ना, बहादुर शाह जफर पहले मना करता है, बोलता है कि भाई अबे मरने की उम्र है मेरी, मुझे तो बख्श दो, तुम्हें पूरी इंडिया में साला मई मिला तुमको, ना मकूल, नमक हराम, तुम क्या करती? इतना बड़ा हिंदुस्तान होता, तुम उसमें, तुमको कोई नहीं, तुमको हम ही नजर आता, हमारी औकात लाल किले से बाहर नहीं हो, तुम हमको देख रहे इधर साला हमारा नगाड़ा ढीला हो रहा है, पैजामा ढीला हो रहा है, तुम हमको यहाँ पे बादशाह बनाती। अरे ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ, बूढ़े हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा करके जाओगे तो मस्त से खुदा तुमको जन्नत वन्नत देंगे। बैठे बैठे आखिर क्या ही कर लिए तुम, है? तुम्हारे बच्चों को तो वैसे भी निकालने की बात की जा रही है। तो याद करो 1848 में, 1848 में जब डलहौजी आया था, मैंने बताया था ना पिछले कक्षा में, 1848 में डलहौजी ने क्या कहा था कि भाई हम तुमको यहां से बाहर निकाल देंगे तुम्हारी मरने के बाद, तुम्हारे बच्चे लाल किला से बाहर। और 1856 में कैनिंग आता है डलहौजी के जाने के बाद। तो कैनिंग ने भी कहा था कि भाई डलहौजी ने किया नहीं किया मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो करने वाला हूँ, जैसे ही तू मर जाएगा तो तेरे बच्चों को मैं राजकुमार का दर्जा दूंगा, तेरे को मुगल सम्राट का दर्जा नहीं मिलने वाला, भूल जा। तो 48 में उसको अल्टीमेटम मिल चुका था, 56 में भी मिल चुका था। इसका मतलब उसको यह पता था कि मैं ही अंतिम मुगल बादशाह हूं, मैं खत्म तो सब खत्म। तो बाकी लोग उसको जोश दिलाते हैं, कमॉन कमॉन, जिंदगी के यही तुम्हारे अंतिम क्षण है, कुमार वर्मा, लड़ो करके। याद आ रहा है बाहुबली में? तो कुमार वर्मा वाला सीन याद करो। तो कुमार वर्मा वाला टाइप का सीन होता है। बहादुर शाह जफर को फिर न चाहते हुए भी क्या बनना पड़ता है? यहाँ का नेता बनना पड़ता है। अब नेता तो बन गया। अच्छा, अब आप लोग के सवाल दिमाग में सवाल आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन है सर ऐसा क्या था सर? बात तो सही बोल रहा था, इतने सारे लोग थे और भी लोग थे, बड़े बड़े पावरफुल नेता थे। अभी आगे चल के देखेंगे ये सब, ये बड़े बड़े ये सब लीडर्स बनेंगे, ये सब बड़े बड़े नेता आपको बनेंगे, ये सारे नेता जो आपको देख रहे हैं। सर इन लोग भी तो बन सकते थे, क्या दिक्कत क्या थी? तात्या टोपे को बना देते, है ना, नाना साहेब को बना, नाना साहब तो खुद इतना बड़ा नाम था, पेशवा का लड़का था वो, दत्तक पुत्र था, बना देते। लेकिन नहीं, मुगलिया सल्तनत जो थी, आज भी लोगों के जहन में यह था कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि निजाम कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड थे? एसोसिएटेड थे मुगलों से, ठीक है। राजपूत जो थे वो कहीं ना किससे किससे एसोसिएटेड थे? मुगलों से थे। अवध किससे एसोसिएटेड था? मुगलों से। तो मतलब उनके रहमो करम पे बने थे ना, उनके अंदर से उनके पूर्वजों के रहमो करम पे बने थे। तो उनको लगता था कि अगर मुगल फिर से आ जाए, मतलब मुगल जाग जाए, मुगल अगर जाग जाए तो लगेगा अंग्रेजों को कि हाँ बहुत बड़ा जो है लाइक एक परिवर्तन, मतलब बाकी लोग और जल्दी जुड़ेंगे, बाकी लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जो नहीं जुड़ने चाहते वो भी जुड़ने लगेंगे। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। जैसे ही इसने ऐलान किया, आग की तरह ये पूरी खबर फैल गई पूरे, मतलब नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में, जहां जहां पे ये रिवोल्ट हो रहा था, कि मुगलों ने फिर से धावा बोल दिया है अंग्रेजों के खिलाफ। बोला नहीं था, बुलवाया गया था भाई। तो सिपाहियों ने इसको अपना क्या नेता बनाया, और बहादुर शाह ने कहा कि देख भाई, मेरा तो हड्डी पसली पूरा एक हो चुका है, पता नहीं मैं ऐसे निकलूंगा, ए बेटा मुझे पारी पिला दो, मेरे तो हाथ पैर, ऐसा अगर आवाज वैसे निकलेगा तो कैसे बोलेगा? सिपाहियों हल्ला करो, ऐसे नहीं बोल पाएगा ना वो पितामह जब बोलता था ना, हे पुत्र तुम मेरी विवशता नहीं समझ रहे हो, तो वैसे बोलेगा तो जोश थोड़ी आएगा। तो उसने कहा कि भाई एक काम करो, बख्त खां है ना, ये मेरा पीएम है, और यही क्या करेगा? ये सारा चीज करेगा मेरे नाम से, ये चलाएगा सारा चीज, समझ आ रहा है? तो बोला गया कि भैया बख्त खां तू देख लेना। तो ये नाम भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है यहाँ पे, हालांकि हम देखेंगे यहाँ पर, है ना,
बहादुर शाह जफर एंड बख्त खां। तो ये जो बख्त खां है ये देखेगा, और बख्त खां जो है कहीं ना कहीं लीड करता है। कई बार ये भी दिया जाता है दिल्ली से जो है किसने लीड किया था, तो दिल्ली से जो लीड किया था वो किसने किया था, बख्त खां ने किया था। ये चीज आप लोग याद रखना, किसने, बख्त खां ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चले यहां तक कहानी क्लियर है क्या, क्रोनोलॉजी समझ आया कि नहीं, पहले ये बता दो भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे रीजन थे, दुनिया जहान के कारण थे, धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, है ना, राजनीतिक कारण थे, वो सब कारण थे जिसके कारण ही आग भड़क रही थी। और आग में घी डालने का काम कौन करता है, एनफील्ड राइफल। उस एनफील्ड राइफल की कहानी बस इतनी थी कि चर्बी वाले उसमें कारतूस का यूज किया गया था। उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बियां थी, जिसको हिंदू और मुसलमानों ने मना किया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज। जिसमें सबसे पहले जो विरोध किया था बैरकपुर से हुआ था। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सैन्य विद्रोह तो मेरठ से हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट शुरुआत जो हो गई थी वो बैरकपुर से हुई थी, बैरकपुर की छावनी से हुई थी, जो कि बंगाल में है। मंगल पांडे मार्च में मना करता है, आई विल नॉट डू इट करके, और फिर मजबूरन उसको गोली वोली चलानी पड़ती है अपने उच्च अधिकारी पे, और इसके कारण फिर वो जो है उसको सजा दिया जाता है, फांसी की सजा 8 अप्रैल को। बाकी लोग गुस्से आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, और फिर 9 ऑफ मई को लगभग महीने भर बाद ये रिवॉल्ट शुरू होता है मेरठ से। मेरठ के लोग जाते हैं दिल्ली, दिल्ली पे बोलते हैं कि हे बहादुर, बहादुर शाह जफर तुम ही हो, है ना, आया तेरे दर पे दीवाना, तुम ही हमको क्या करो भाई, तुम ही हमारे तारनहार हो, तुम ही नेता बनो। नेता बनाया जाता है, मजबूरी में नेता बनाया जाता है इनको, और बख्त खां को ये अपॉइंट करते हैं, बोला कि भैया तुम ही संभालो, मैं तो बस देखूंगा, बस ऑर्डर देते जाऊंगा। इस प्रकार से मूवमेंट आपका शुरू होता है। ज्यादा नहीं रहता, कुछ कुछ समय में 6 महीने, 8 महीने, 15 महीने, 17-18 महीने तक जाके साल 1.5 साल में ये पूरा रिवोल्ट धीरे धीरे पूरा दब जाता है। 57 में शुरू होती है कहानी, 58 के जाते जाते ये पूरा समाप्त, पूरा फिनिश हो जाता है। अब इस दौरान कौन कौन सी क्या क्या मेजर इवेंट्स हुई, क्या क्या घटना हुई है, कौन कौन कहां कहां से लीड किया, आइए इसके बारे में वन बाय वन जानकारी हम यहाँ पे लेते चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, मेरठ से शुरू होकर जो कहानी है वो कहां पर जाएगी, दिल्ली पे जाएगी। शुरुआत कहां से होगी, मेरठ से। मेरठ से शुरू होकर जाती है दिल्ली पे। दिल्ली पे कौन है नेता, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। साथ ही साथ मैंने एक और नाम बताया था, बख्त खां। क्या बताया था मैंने, बख्त खां, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इस विद्रोह का जो दमन किया था वो जॉन निकोलसन ने किया था। कई बार ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसने दमन किया करके, तो किसने किया था, निकोलसन ने किया था। हालांकि ये क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, यहां से भी आते हैं, किसने दमन किया था। ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जगह का नाम और उनके नेता का नाम, मतलब किन कौन सी जगह से किन किन लोगों ने लीड किया था। यहीं पे एक और जगह था जिसका नाम था फैजाबाद, नीचे दिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ कहीं पर, है ना, फैजाबाद करके एक जगह था। और फैजाबाद में जिसने लीड किया था उसका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह। क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्लाह। इसी ने ही कहा था कि भाई आप जाके ना इन लोगों की मदद करिए। इसी ने ही फुल जिहाद विहाद का नारा दिया था। मतलब जिहाद का मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, मौलवी है ये, मुस्लिम है ये, और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। और इसने कहा था कि ना आप मतलब अपने सैनिकों को या अपने लोगों को फुल मतलब फुल मोबिलाइज किया था, कि बोला गया था कि अबे अंग्रेज लोग ऐसे हैं वैसे हैं, काफिर है, दुनिया जहान है, इस्लाम का फुल प्रचार किया था। बोला गया था फुल जिहाद, मतलब मारो काटो जाओ, जो करना है करो, अंग्रेजों को, हिंदुओं को नहीं, मतलब इंग्लिश जो पर्सन है आप उनको जाओ करके। तो इसलिए कई बार इनका नाम भी बहुत ज्यादा कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चले, इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है, अगला है लखनऊ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा। लखनऊ मतलब ये अवध वाले रेंज की बात हो रही है ना, याद रखना, कई बार अवध भी पूछा जाता है, तो मतलब वही है। लखनऊ बोलो आप, चाहे आप इसको अवध बोलिए, मतलब एक ही है, ठीक है। कई बार अवध के नाम से भी आपको पूछा जाएगा। तो यहां पर किसने था, बेगम हजरत महल। कौन है, बेगम हजरत महल। और आप लोगों को याद रखना भाई, इसको कहीं कहीं महक परी भी कहा जाता है, महक परी। परी थी लेकिन बहुत महकती थी। अब मेरे को नहीं पता भाई, जिसने भी महक परी बोला होगा उसने सूंघा होगा इसको तो इसलिए बोल दिया महक परी करके। ठीक है, खैर अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी श्रद्धा। दूसरी बात, ये जो महक परी है, ये वाइफ थी, किसकी वाइफ थी आपको पता है ना, वाजिद अली शाह की। और ये वाजिद अली शाह कौन थे, अवध के नवाब थे, जिनको कुशासन के आधार पर आरोप लगाकर जो अवध वाला एरिया है उसको एनेक्स किया गया था। तो वाजिद अली शाह की वाइफ थी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। वाजिद अली शाह इनकी पत्नी थी, कौन, ये बेगम हजरत महल, ठीक है ना। और कहां से हो रहा है ये, लखनऊ से। हेनरी लॉरेंस ने क्या किया था, इस विद्रोह का दमन किया था। किसने किया था, हेनरी लॉरेंस ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कानपुर।
तो कानपुर में जो थे वो थे नाना साहेब थे। अब ये कानपुर कैसे याद रखिएगा, देखो पता है आप, बहुत सारे बच्चे बोलते रहे सर याद नहीं होता, इतने सारी जगह इतने सारे नाम। भाई ऐसे देखो, जिन लोग सिर्फ यही रटने जाते हैं, मतलब ठीक है ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन तो इसी टेबल में से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो लोग क्या करते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ, चलो याद रख लेते रहे, दिल्ली बहादुर शाह, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, झांसी तो सबको याद रहता है, लक्ष्मीबाई। भैया जैसे झांसी सबको याद रहता है ना, झांसी का कभी याद रखो, कभी ट्रिक बनाओ झांसी का मतलब लक्ष्मीबाई करके, नहीं बनाए हो ना। क्यों याद रहता है, इसलिए याद रहता है क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हो, रानी झांसी, रानी झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पढ़ रहे हो ना। कभी ट्रिक बनाना पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन इन सबको सर भूल जाते, सर पता नहीं सर कैसे याद रहेगा। तो भाई ऐसे इसलिए याद रहेगा क्योंकि जितनी मैंने कहानी सुनाई अभी थोड़ी देर पहले, वो इसीलिए सुनाई थी। जैसे आप यहां पर देखो, दिल्ली की कहानी कैसी सुनाई मैंने, दिल्ली पे कौन शासन कर रहा है, दिल्ली पे शासन कर रहा है बहादुर शाह जफर, तो ऑब्वियसली वही लीडर होगा। लखनऊ की हमने बात करी, लखनऊ को मैंने क्या बताया, अवध है। अवध में कौन था भाई, वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह की विधवा कौन है, हजरत बेगम महल। और ये भी आप देखो, भले याद रखना तो वैसे याद रख सकते हो कि लखनऊ है ना, तो लखनऊ यानी कि नवाब, और नवाब की क्या होती है, बेगम। तो आप भले वैसे याद रख लो, नवाब की होती है बेगम, ये भले तरीके हैं, बट एक्चुअल आपको याद रखना होगा। कानपुर कैसे याद रखेंगे, याद करो, बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय और बाजीराव फर्स्ट, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। तो बालाजी बाजीराव और बाजीराव फर्स्ट, इन लोग तो पेशवा लोग थे, लेकिन बाजीराव द्वितीय पेशवा ये भी था, लेकिन ये बनाया गया पेशवा था, मतलब बोला था कि मेरे को पेशवा बना दो। बाजीराव फर्स्ट, ही वॉज गुड पेशवा, ही वॉज द ग्रेट मराठा वॉरियर। बालाजी बाजीराव, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट मराठा वॉरियर। बट बाजीराव सेकेंड क्या था भाई, सबको पता है, चोमू था वो एकदम, मैं तो कई बार बोला उसको। तो बाजीराव सेकंड जो था, जो खुद जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया था अंग्रेजों के समक्ष, बोल लिया था, हे अंग्रेज मुझे तुम अपना बना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। अंग्रेजों ने कहा कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो ये कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं, यहां दे। बस इसी के लिए बना था डायलॉग, बाजीराव द्वितीय के लिए। भाई बसीन जैसी संधि कर दिया तुमने यार, पूरे मराठी निपट गए उसमें, ठीक है। तो ये भाई साहब जो था कौन, बाजीराव सेकंड, उसको कानपुर बैठा दिए थे। जब कानपुर बैठा दिए थे, बिठूर निर्वासित कर दिए थे, तब इसका बेटा था बिठूर, याद आ रहा है ना। तो इसका दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्टेड सन। तो इसका अडॉप्टेड सन था जिसका नाम था नाना साहेब, जिसको धोंदू पंत भी बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, धोंदू पंत। और आपने एक वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाले में सुना होगा क्या, नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी, यही उनकी सहेली थी, ये वाला लाइन याद होगा। ये नाना साहेब की बात कर रहे हैं, किसकी, ये वाले नाना साहेब की बात कर रहे हैं। तो ये नाना साहेब जो हैं, ये इनके दत्तक पुत्र थे, किनके, ये बाजीराव सेकंड के। तो ऑब्वियस ही बात है कानपुर से ही लीड करेंगे। झांसी और ग्वालियर वाला जो रीजन था, किनका था, ये रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे, जिसको तांतिया टोपे भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, तात्या टोपे, तात्या। और ये भाई साहब जो थे, इनको छल से मरवा दिया जाता है, मतलब इसकी जो है हत्या करी जाती है, तात्या टोपे को फंसाया जाता है ना। इसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और इस बेचारे को गलती से या छल से, बोलो गलती क्या, छल से मरवा दिया जाता है, ठीक है। तो जनरल ह्यूज रोज, याद रखना ये नाम तो काफी फेमस है, ह्यू रोज, ठीक है। यहां पर कैम्बेल हो जाएगा नाना साहेब वाले में, कैम्बेल तो काफी फेमस पर्सन था, कैम्बेल। और इनका एक इतिहास और जुड़ा है, ये कानपुर वाले भी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना, सती चौरा की घटना, उसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। फिर चलते हैं भाई बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है। कहां पे, बरेली। तो भाई बरेली वाला जो एरिया था, वो खान बहादुर खान का था, किसका था, खान बहादुर खान। और इसको जो अगेन जिसने दमन किया था, वो कौन था, कैम्पबेल था। इलाहाबाद एंड बनारस, इसमें थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद एंड बनारस यानी कि आपका प्रयागराज वाला जो एरिया था, यहाँ पर कौन थे, मौलवी लियाकत अली। जैसे वहां पर मौलवी अहमदुल्ला था, वैसे यहाँ पर कौन थे, लियाकत अली थे। कर्नल ऑनसेन ने इसको क्या किया था, दबाया था विद्रोह को। बिहार या आरा बोला जाता है कभी कभी इसी को, आरा या बिहार रीजन। यहाँ पर कौन थे, कुंवर सिंह। इसको ऐसे याद रखना, नाम कुंवर है, लेकिन यही सबसे बूढ़े व्यक्ति थे इस पूरे आंदोलन में, अगर बहादुर शाह जफर को भी हम छोड़ दे तो कुंवर सिंह याद रखना कहां के थे भाई, ये बिहार के एक जमींदार थे। कहां के जमींदार थे, बिहार के, ठीक है ना।
ही वॉज अ जमींदार ऑफ बिहार। तो इस विलियम टेलर ने फिर इस विद्रोह का दमन किया। तो ये वो लोग थे जो इस रिवोल्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। ऑब्वियसली तो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व थे उन लोग थे, ठीक है। अलग अलग जगहों पे चलती हैं लड़ाइयाँ चलती हैं और इसका दमन किया जाता है, और ये फिर अंततोगत्वा 1858 में जाते जाते सारे के सारे जो है वो फिनिश हो जाते हैं। सवाल ये है सर कि इस दौरान एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना घटित हुई थी जिसका नाम है सती चौरा की घटना। कई बार पूछा जाता है, याद रखना। किसकी घटना? सती चौरा। अब ये क्या था इसको समझिए। ये आपका वही ग्वालियर कानपुर वाला जो रीजन था, इसमें अंग्रेज भी कई बार अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। इस दौरान नाना साहब आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, महिलाओं बच्चों को हम कुछ नहीं करेंगे, बट तुम लोग को हम नहीं जाने देंगे, तुमने बहुत सताया हमको, बहुत बेटा बहुत बहुत तड़पाया है, हम तुमको जाने नहीं देंगे। लेकिन उल्टा होता उसका ये है कि इस घटना में बहुत सारी अंग्रेज महिलाओं के साथ रेप कर दिया जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है। मतलब ये घटना जो है ना, अगेन वही बताया ना कि अंग्रेजों की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके प्रमाण ज्यादा नहीं मिलते, या उन चीजों को फिर हटा दिया जाता है, एविडेंसेस की थोड़ी सी कमी होती है, कहीं मिले हैं कहीं नहीं मिले। लेकिन क्या होता है ना कि जब डॉट्स कनेक्ट होने लगे और चीजें ऐसी लगती कि हाँ यार ऐसी कुछ चीजें हुई थी, तो कुछ इतिहासकार मानते कि ऐसी घटना घटित हुई थी और उसके कारण अंग्रेज थोड़े से ज्यादा विचलित हुए। अंग्रेजों ने थोड़ा सा एकदम अपना रौद्र रूप अपना लिया, बोले कि अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा, अब जो सामने मिलेगा उसको हम निपटाएंगे करके। तो यहां पर होता यह है कि इनमें से कौन कौन लोग चले गए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखो, नाना साहेब और हजरत महल, इन दोनों का नाम अभी बताऊंगा। रानी झांसी और तात्या टोपे, इन दोनों की तो शहादत हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों शहीद हो जाएंगे। इन मतलब ऑब्वियसली ना, इनको तो छल से मारा जाता है, और जो रानी झांसी की है यानी कि लक्ष्मीबाई जो है, उनको भी कहीं ना कहीं मृत्यु मिल जाता है, मृत्यु दंड इनको दिया जाता है, मतलब वो शहीद हो जाती हैं। बहादुर शाह जफर के केस में क्या होता है कि इसको बोला जाता है भैया तुम रंगून चलो, आओ बेटा बहुत हो गया, बहुत नेता बनने का शौक था ना, ढलती उम्र में तुमको जवानी सूझ रहा था बेटा, चलो आओ रंगून, यानी कि बर्मा। इसको बर्मा निर्वासित किया जाता है, इनकी और इनकी वाइफ को। और लगभग ये 1858 में वहां से भेजा जाता है, और लगभग 1860-62 के आसपास, ज्यादा साल नहीं रहते, 5-6 साल जीवित रहते, उसके बाद ये मर जाते हैं, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनको रंगून ले जाया जाता है तो उन्हीं के सामने इनके बच्चों को गोली मार दी जाती है, इनके बच्चों को गोली मारी जाती है। अब इसी से समझिए ना अभी तक क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो है वो जनरली जो बादशाह होते थे या कोई बड़े रूलर होते थे, उनके बच्चों को मारते नहीं थे। इवन मारना छोड़ो भाई, ऐसे नहीं छोड़ते थे, उनको प्रॉपर पेंशन दिया जाता था, उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए ब्रिटेन ब्रिटेन भेजा जाता था। किए थे ना, देखा था ना, जो राजा दिलीप सिंह है उनके बच्चे को भेजे, मराठा जो पेशवा थे उनको भेजा गया, पेंशन दिया गया, सारा चीज किया गया। लेकिन इसके बच्चों को गोली मार दिया गया। और आपको जान के और आश्चर्य होगा, जो असली हिंदू मुस्लिम का जो खेल शुरू हुआ, ये भाई ये कोई नहीं पढ़ाएगा ना, वही तो मैं बोलता हूँ, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, जो पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ाएगा, और क्या। जो हिंदू मुस्लिम का जो असली खेल शुरू हो ना, यहीं से हुआ था 1857 रिवॉल्ट के बाद। कैसे? इधर आओ देखो, यहाँ पर आओ। बहादुर शाह जफर, ही वॉज मुस्लिम। बेगम हजरत महल, शी वॉज मुस्लिम। अहमदुल्ला, शी वॉज मुस्लिम। खान बहादुर, मुस्लिम। मौलवी लियाकत, मुस्लिम। ये थे हिंदू थे, हिंदू थे, हिंदू थे। मेजर ऑफ द पार्ट जो इसको लीड कर रहा था वो मुस्लिम था। वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वहां पे तो सब साथ मिलके लड़ रहे थे, वहां पे उन लोगों को तो पता भी नहीं था, उनको तो साथ मिलके ही लड़ना था। अंग्रेजों को ये बात बहुत भली भांति पता था कि भाई इंडियंस में हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला जो मेजोरिटी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मुस्लिम को क्यों इतना लगा पड़ा है, क्यों इतना इन लोग आगे आ रहे हैं। तो इन्होंने टारगेटेड रूप से, टारगेट करके, जो दिल्ली के बड़े बड़े आपके मुस्लिम प्लेसेस थे उनको ढहाने शुरू किए। पहली बार ऐसा हुआ जब 1857 रिवॉल्ट के बाद ये सारी चीजें मिली। 5 साल तक जामा मस्जिद में किसी को नमाज अदा नहीं करने दिया गया था। समझ आ रहा है? लाल किले की और भी इधर उधर की जितने इनके मेन स्थल थे, बहुत सारे स्थलों को ढहा दिया गया, बहुत सारी चीजों को बैन कर दिया गया।
इनको बहुत ही ज्यादा कत्लेआम मचाया गया था, मुस्लिमों को टारगेट कर करके जो है मतलब एक प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया था। अब ये 1857, 58 एंड ऑल 60 तक ये चीजें चली, और जैसे धीरे 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 फिर आपका 1900 आया, 1900 में ये समझ आने लगा, क्योंकि अब मुस्लिम को ये पता चल गया था कि ऐसा ऐसा होता है, उन लोग पार्टिसिपेट कम कम कर दिए थे। तो 1904 में फिर हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा, इनको संरक्षण। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी खेली थी अंग्रेजों ने, बहुत घटिया पॉलिसी खेली थी, मतलब समझ आ रहे। तो इसीलिए कहा जाता है पढ़ेंगे इतिहास, पढ़ेंगे समझेंगे तब एक्चुअली चीजें समझ आएंगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओगे तो वही होगा। बोलते हैं कि सरदार पटेल को भारत का पहला प्रधानमंत्री होना था, भाई पहला प्रधानमंत्री 1951 में बन रहा है, सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हो रही है तो कैसे आ जाएंगे सरदार पटेल, कुछ भी मतलब। और कोई नहीं, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे तो पीएम चुन के लाए हैं भाई आप लोग, हैं क्या ही बोलोगे। ठीक है, खैर छोड़ो, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। तो मैंने बताया कि जो भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, हाँ। इनको रंगून जो है वो निर्वासित कर दिया गया। रंगून निर्वासित करने के बाद है ना, इनके बच्चों को इन्हीं के सामने क्या कर दिया गया, इनको गोली मारी गई। क्या किया गया, इनके बच्चों को यहीं पे इनको गोली मारी गई। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो जो लोग थे, दो लोग कौन कौन थे, बेगम हजरत महल और साथ ही साथ नाना साहेब, ये लोग नेपाल चले गए। तो पता है ये अभी ऐसा नहीं, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अभी एक रिसेंट और घटना बता दूं आपको, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। हमारे हाल ही में कोई एक पड़ोसी देश की महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे यहाँ शरण ले रखी है, बताओ कौन है वो। तो पड़ोसी देश में जाके छिपना, हालांकि चलो ये लोग तो अपने बोलते हैं वहां पे अंग्रेजों से परेशान थे, जो भी था एंड ऑल, उसके कारण गए। वो तो खुद ही इतना बड़ा कांड करके आई थी, गोली वोली चलवा दी थी, और उसके कारण लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसलिए वो हमारे यहाँ की छुपी है। वहां की सरकार ने उसको सजाए मौत दे दी है, बताओ कमेंट करके। वहां की गवर्नमेंट ने उसको सजाए मौत दे दी है, और हमारी सरकार उसको रखी है, भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम यहाँ रहो, आराम से रहो, बढ़िया सा ऐशो आराम एंड ऑल, ऐसा वैसा। बताओ, यस गौतमी, वेरी गुड। बाकी लोग बोलो जी, कौन है वो, नाम ही है उसका, नाम शेख हसीना, बांग्लादेश की पीएम। तो विदेश भागने वाली कहानी अभी नहीं है, विदेश पहले भी भागा जाता था। ठीक है, चलिए हिस्ट्री से सीखो, बोलते भाई एवरीथिंग, सब चीजें थी, इसीलिए इन लोग इतिहास को एकदम खुद खुद। लेकिन इनकी इनकी गलती क्या है ना, अपनी कुछ चीजें नहीं देखेंगे, खाली दूसरों की देखेंगे। इन्होंने क्या किया ये नहीं देखेंगे, 50 साल तक इनके हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, लेकिन बात वंदे मातरम की करेंगे। इनके टीम की, इनकी पार्टी का एक भी बंदा नहीं गया था आजादी की लड़ाई में, लेकिन बात इन लोग देशभक्ति की करेंगे। तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहां पर थे अपन, इधर। सो ये आप लोगों ने देखा, मेजर चीजें थी, यहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसी को आपको याद रखना है। उन दोनों जो है वो नेपाल चले गए थे। अब देखते हैं कि इस पे जो कुछ किताबें लिखी गई 1857 पर, और इन्होंने क्या क्या चीजें लाइक, या फिर क्या क्या इससे संबंधित कई बार क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, क्या क्या इनकी खासियत थी। सबसे पहले वीडी सावरकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। विनायक दामोदर सावरकर की इनकी किताब का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदी में कई बार इसी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहा जाता है। ठीक है ना, हिंदी में भी आप याद रखोगे तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा, मैं बार बार बोलता हूं मैं। क्योंकि आजकल पूछा जा रहा है, आजकल ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, वी डी सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर पूरनचंद जोशी द्वारा लिखा गया रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, किसके द्वारा लिखा गया ये लिखा गया पूरनचंद, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर का। पूरनचंद की किताब है, क्या नाम है, रिबेलियन 1857, पूरनचंद रिबेलियन, पूरन और रिबेलियन ऐसे याद रखना। देखो पहला वाला तो वैसे भी याद हो जाएगा, पहला वाला वैसे भी याद हो जाएगा,
इधर भी अगर तुमको ट्रिक विक बताना है तो यहाँ का भी बता देता हूँ। ऐसे मैं नहीं मानता इतना ट्रिक विक यहाँ पे, ये तो सिंपल है। दिल्ली का बहादुर शाही तो सबको याद रहेगा। लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर, बेगम नवाब की बेगम। कान और नाक ऐसे याद रख लेना, कान और नान। वैसे भी कानपुर नाना साहब कहानी बताई थी मैंने, तो कहानी से तुमको याद होना चाहिए। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई सबको पता होगा। बरेली, ब से बरेली, ब से बहादुर, क्या ब से बरेली और ब से बहादुर, आप ऐसे याद रखिएगा इसको, ब से बरेली और ब से बहादुर, ठीक है। इसके अलावा है इलाहाबाद और आपका मौलवी। तो भैया अल्लाह को कौन पूजेगा? अल्लाह को पूजेगा मौलवी, ऑब्वियस सी बात है। अल्लाह का जो बरकत है वो कौन करता है? वो मौलवी करता है ना। और बिहार का बता दिया, बिहार, यहाँ पे रा रहा है, इसके नाम में भी रा रहा है। तो बिहार, आ रा और कुंवर सब में लास्ट में रा आता है। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, इधर को अगर याद रखना है तुम लोगों को विनायक दामोदर सावरकर, तो तुम्हारा वैसे याद होगा। पूरन चंद जोशी, रिबेलियन, ठीक है। तो पूरन और यहाँ पर रिबेलियन, यहाँ पे आ रहा है पूरन, पूरन, तो पूर्ण करना, बदला पूरा करना बोलते हैं ना, पूरा करना, पूर्ण करना। तो पूर्ण कैसे करोगे? रिबेलियन बन के करोगे आप। क्या बन के करोगे? रिबेलियन। और देखो इसमें तो सब नाम कॉमन होने वाले हैं, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, रटना पड़ेगा। इसमें सबका नाम वैसे ही होगा ना, 1857, क्रांति, रिबेलियन, विद्रोह, ऐसी सब टाइप के नाम होंगे, मिटीनी, ऐसी कॉमन नाम आएंगे, इसलिए आप इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। जॉर्ज ब्रूस, इन्होंने लिखा था द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1856। सब में वैसे ही मिलेगा ना भाई, यूनिक थोड़ी है, किताब का नाम अलग अलग नहीं हो सकता ना भाई। 1857 से संबंधित तो सब में वैसे ही चीजें आएंगी, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग आप नहीं लगा सकते। फिर है क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा ग्रेट म्यूटिनी, क्या हो जाएगा? ग्रेट म्यूटिनी। इकबाल हुसैन द्वारा हो जाएगा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल। ये पूरा एक साथ है ना, इकबाल हुसैन द्वारा है रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा लिखा गया था एक्सक्वेशन ऑफ द ट्रुथ, यानी कि सत्य का खनन, एक्सक्वेशन। अनसंग हीरोज ऑफ द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इनकी किताब थी। ऊपर की दो ही किताब सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, बाकी इनको जिनको याद रखना है रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इनके कथन थे, कुछ स्टेटमेंट्स थे, उसको भी थोड़ा सा हम बता दें यहाँ पर, है ना। तो जैसे कि सर जॉन लॉरेंस का कहना था और सीले का कहना था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कई बार पूछा जाता है, कथन जो है वो पूछे जाते हैं बुक के अलावा। इनका ये कहना है कि जॉन लॉरेंस और सीले का कहना है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। किसने किसने कहा भाई? लॉरेंस और सीले ने कहा। किसने कहा? लॉरेंस और सीले ने। देखो दोनों के नाम में एल आ रहा है, लॉ और ले। तो लाले ने कहा, क्या कहा? लॉरेंस और सीले। लॉले ने कहा कि यह एक सिपाही विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी था। आरसी मजूमदार, ये तो मच मच इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये ऐसे मत समझ लेना कि आरसी मजूमदार कोई मार्क्सिस्ट, कोई भाई, ही वाज अ नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी ये इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा ना तो ये प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम के लिए था ये। इट वाज नेदर फर्स्ट, नाइदर नेशनलिस्ट एंड नाइदर इट वाज फॉर द इंडिपेंडेंस। समझ आ गया? सावरकर ने यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध कहा था। सावरकर ने क्या कहा था? कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पहला प्रयास था, सुनियोजित युद्ध था। जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये देखो अब आ गया, मैं यहीं से समझो ना, इन लोग हिंदू मुस्लिम यहीं से करना शुरू कर दिए थे भाई। अंग्रेजों के विरुद्ध यानी कि ईसाइयों के विरुद्ध बोल रहे हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या था? हिंदू मुसलमानों को षड्यंत्र था। एल आर रिस तो और इससे खतरनाक था, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। धर्मांध बोल दिया गया था, हिंदू मुसलमानों को धर्मांध का षड्यंत्र था, इंग्लिश में पीछे दिया गया है। विपिन चंद्र ने विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त करने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये कहा था। और आपको जान के आश्चर्य भी होगा भाई, अंग्रेजों की सच में सटक गई थी, अंग्रेजों की सच में सटक गई थी। उन लोगों ने यह मान लिया था कि खत्म अपन करके। उन्होंने कहा था कि अब हम निपट गए, खत्म, ठीक है। बट ठीक है, हो गया, कहानी शॉर्ट आउट हो गया। ये आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों में ये सारी चीजें आपको दिखाई गई है। ये मुर्शिदाबाद की ये एक तस्वीर है, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से 1857 यहाँ पे होता है समाप्त। क्लियर है बेटा सभी को? क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख भारतीय विद्रोह को आइए देखते हैं, पढ़ते हैं फटाफट।